क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए की चीज के लिए आपको 120 रुपए चुकाने पड़े? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही कानून के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक मनी एक्ट। चलिए समझते हैं कि ये पूरा हिसाब किताब है क्या। जरा सोचिए, किसी ने विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बैंक में पैसे रखे और भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी, उस पर टैक्स भी नहीं चुकाया। तो क्या होता है जब सरकार को इस छिपी हुई दौलत के बारे में पता चलता है? बस यही वो सवाल है जो हमें सीधा ब्लैक मनी एक्ट की दुनिया में ले जाता है। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले बात करेंगे कि काले धन को लेकर ये खोज शुरू कैसे हुई। फिर देखेंगे कि पुराने कानून में ऐसी क्या कमजोरियां थीं कि नया कानून लाना पड़ा। इसके बाद समझेंगे कि ये नया एक्ट काम कैसे करता है, छिपी हुई दौलत की कीमत कैसे तय होती है, और आखिर में इसके जो कठोर नतीजे हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। इस कानून की कहानी असल में एक बहुत बड़े राजनीतिक वादे से शुरू होती है। एक ऐसा वादा जिसने पूरे देश में एक उम्मीद जगा दी थी। अच्छा, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम यहां काला धन कह रहे हैं तो हमारा मतलब उस पैसे या संपत्ति से है जो किसी भारतीय ने देश के बाहर रखी है और जिस पर भारत में लगने वाला टैक्स नहीं चुकाया गया है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। आपको 2014 का चुनावी माहौल तो याद ही होगा। उस वक्त एक बात बहुत चली थी कि अगर विदेशों में जमा सारा काला धन देश में वापस आ जाए तो हर भारतीय के खाते में अच्छी खासी रकम आ सकती है। अब ये सिर्फ एक उदाहरण था, लेकिन इसी सोच ने एक बेहद सख्त कानून की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि इस नए कानून की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन उसमें कुछ बड़ी दिक्कतें थीं। चलिए समझते हैं कि पुराने इनकम टैक्स कानून की वो कौन सी कमजोरी थी। यहां देखिए, यही थी असली प्रॉब्लम। पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत अधिकारी ज्यादा से ज्यादा पिछले 10 साल के मामले ही खोल सकते थे। इसका मतलब अगर किसी ने 20 या 30 साल पहले विदेश में कोई संपत्ति छिपाई थी तो वो लगभग सुरक्षित था, पकड़ से बाहर। ब्लैक मनी एक्ट ने आकर इसी टाइम लिमिट को खत्म कर दिया। मतलब अब कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो इस नए कानून ने पुरानी समस्या का हल तो निकाल दिया, पर यह काम कैसे करता है? मतलब कौन लोग इसके दायरे में आते हैं और कब? आइए इसे समझते हैं। देखिए, इस कानून का जाल काफी बड़ा है। ये 2 तरह के लोगों पर लागू होता है। पहला, अगर आप आज भारत के नागरिक हैं और आपकी विदेशी संपत्ति पकड़ी जाती है। और दूसरा, भले ही आप आज भारत में न रहते हों, लेकिन जिस साल आपने वो संपत्ति खरीदी थी उस साल आप भारत के नागरिक थे। तो एक्शन शुरू कब होता है? ये सबसे जरूरी बात है। कानून की घंटी उस पल बजती है जिस पल किसी टैक्स ऑफिसर को उस छिपी हुई संपत्ति का पता चलता है। बस उसी साल से ये एक्ट लागू हो जाता है। अब आता है सबसे पेचीदा लेकिन मजेदार हिस्सा। मान लीजिए किसी की 30 साल पुरानी संपत्ति आज पकड़ी गई, तो उसकी कीमत कैसे तय होगी? क्या 30 साल पुरानी कीमत? नहीं, यही तो खेल है। इसका नियम बड़ा सीधा है। जिस साल संपत्ति का पता चला उस साल के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को बाजार में उसकी जो भी कीमत थी, जिसे फेयर मार्केट वैल्यू या FMV कहते हैं, उसी को संपत्ति की असली कीमत माना जाएगा। लेकिन बैंक अकाउंट के मामले में जो नियम हैं वो सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे। अधिकारी इस बात को देखते ही नहीं कि खाते से कितना पैसा निकाला गया। वो सिर्फ ये देखते हैं कि जब से खाता खोला है तब से लेकर आज तक उसमें कुल कितना पैसा जमा हुआ है, और उसी पूरी रकम को संपत्ति मान लिया जाता है। जी हां, निकाले गए पैसों की कोई गिनती नहीं। और दूसरी संपत्तियों जैसे शेयर्स या घर के लिए भी ऐसे ही नियम हैं। मकसद बस एक है, सबसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालना। खरीदने की कीमत, आज की बाजार कीमत या बेचने की कीमत, इनमें से जो भी सबसे ज्यादा होगी सरकार उसी को मानेगी। और अब हम आते हैं इस कानून के सबसे सख्त हिस्से पर, इसके नतीजे। मतलब टैक्स और जुर्माना कितना लगता है। और इसे इतना कठोर बनाया गया है कि कोई ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचे। तो सबसे पहले जितनी भी वैल्यू निकाली गई उस पर सीधा सीधा 30% का टैक्स लगता है। कोई छूट नहीं, कोई स्लैब नहीं, फ्लैट 30%। पर रुकिए, बात यहां खत्म नहीं होती। असली झटका तो अब लगता है। जो भी टैक्स बना उसका ठीक 3 गुना यानी पूरे 300% का जुर्माना भी लगाया जाता है। तो चलिए अब पूरा गणित समझते हैं। मान लीजिए 100 रुपए का कालाधन पकड़ा गया।
उस पर 30 रुपए का तो टैक्स लग गया। फिर उस 30 रुपए के टैक्स का 3 गुना यानी 90 रुपए का जुर्माना लगा। तो कुल मिलाकर 30 जमा 90 यानी 120 रुपए की देनदारी बन गई। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि 100 रुपए की छिपी संपत्ति पर 120 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। और यह मामला सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई जानबूझकर जानकारी छिपाता है तो उससे जेल भी हो सकती है, और अगर कोई टैक्स और जुर्माना नहीं भरता है तो उसके लिए और भी सख्त सजा का प्रावधान है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कानून काले धन के खिलाफ एक ताकतवर हथियार तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सख्ती और ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। ऐसे में इस ताकतवर कानून का सही इस्तेमाल कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।